हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं नियोजन का अंतिम भाग योजनाओं के प्रकार। योजनाओं के प्रकार में हम देखते हैं योजनाएं दो प्रकार की होती हैं, स्थायी योजनाएं और एकल योजनाएं। स्थायी योजनाएं कौन सी योजनाएं होती हैं? स्थायी योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जो एक बार बना दी जाती है तथा इनका उपयोग बार बार की जाती है। यह योजनाएं संगठन में बार बार होने वाली क्रियाओं का मार्गदर्शन करती है। ये योजनाएं बार बार उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर निर्णय लेने में सहायक होती है, इसलिए इसे हम लोग बार बार उपयोग की योजना भी कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, स्थायी योजनाएं कौन सी योजनाएं होती हैं? स्थायी योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जो एक बार बना दी जाती है। फिक्स, स्थायी मतलब फिक्स है ना, तो फिक्स होती है तथा इनका उपयोग बार बार की जाती है। इन योजनाओं का उपयोग हम बार बार करते हैं। जो स्थायी योजनाएं होती हैं वो संगठन में बार बार होने वाली क्रियाओं का मार्गदर्शन करती हैं। बार बार होने जो भी कार्य होते हैं संगठन में, उनका मार्गदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? स्थायी योजनाओं के द्वारा किया जाता है। ये योजनाएं बार बार उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर निर्णय लेने में सहायक होती हैं। संगठन में, संस्था में जो समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने में ये जो स्थायी योजनाएं होती हैं वे सहायक होती हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? बार बार उपयोग की योजना भी कहते हैं। स्थायी योजना के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? पहला है उद्देश्य, व्यूह रचना, नीति, कार्यविधि, पद्धति, नियम। ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। मतलब योजना जब बनाते हैं तो उसके खास जो चीज भाग होते हैं जिनमें बार बार परिवर्तन नहीं होता, स्थायी रूप से इसे उपयोग किया जाता है, वे योजना है उद्देश्य, व्यूह रचना, नीति, कार्यविधि, पद्धति, नियम। आप इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन क्या होते हैं उद्देश्य, व्यूह रचना क्या होता है, हम फिर से देखेंगे अभी आगे। अब एकल योजना के बारे में हम देखते हैं। एकल योजना क्या होता है? यह योजनाएं किसी विशेष समस्या का समाधान करने हेतु तत्कालीन उपयोग के लिए बनाई जाती है। जब कोई विशेष समस्या हमारे सामने आती है, उसका समाधान करने के लिए हम लोग तुरंत भी जो योजना बनाते हैं, तत्कालीन उपयोग के लिए बनाते हैं, जो वो होता है एकल योजना। समस्या का समाधान होते ही इनका अंत हो जाता है। समस्या खत्म, योजना का काम खत्म। एक बार उपयोग के पश्चात इन योजनाओं का कोई महत्व नहीं रहता तथा भविष्य में जरूरत पड़ने पर इन्हें पुनः तैयार किया जाता है। इन योजना में बजट व कार्यक्रम को शामिल किया जाता है। तो एकल योजना जो होते हैं वो समस्या को देखते हुए तैयार किया जाता है और समस्या खत्म तो योजना का काम भी खत्म। फिर अगर दोबारा से फिर कोई समस्या आती है या कोई काम पड़ जाता है तो हमको तत्कालीन उपयोग के लिए फिर से योजना बनाना पड़ता है। और इन योजनाओं में दो प्रकार के शामिल होते हैं एकल योजना में, बजट व कार्यक्रम। इसके बारे में भी हम अभी आगे अलग से पढ़ेंगे। तो क्लियर हुआ। स्थायी योजना क्या होते हैं? स्थायी योजना वे होती हैं जो एक बार स्थायी रूप से बना दी जाती है और उसका लगातार प्रयोग किया जाता है और ये संगठन में होने वाली क्रियाओं का मार्गदर्शन करती हैं। और एकल योजना क्या होती है? ये योजनाएं किसी विशेष समस्या का समाधान करने हेतु तत्कालीन उपयोग के लिए बनाई जाती है। समस्या का समाधान होते ही इनका अंत हो जाता है। अंतर स्पष्ट करने के लिए अगर आपको आता है परीक्षा में एकल योजना स्थायी योजना में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप इसका 4-5 पॉइंट अपने से निकाल के भी कर सकते हैं, है ना, कि ये योजना इस तरह की होती है। फिर लास्ट में आप इसका प्रकार भी लिखिएगा। लास्ट पॉइंट जब रहेगा आपका तो उसमें स्थायी योजना में आप ये सब लिखेंगे, उद्देश्य, व्यूह रचना, नीति, कार्यविधि, पद्धति, नियम आदि इनमें शामिल है। और एकल योजना में बजट व कार्यक्रम को शामिल किया जाता है। आगे हम देखते हैं योजनाओं को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। प्रबंध के स्तर के आधार पर, उच्च स्तरीय योजना के आधार, प्रबंध के स्तर के आधार पर जब हम लोग उसका विभाजन करते हैं, उसमें पहला होता है उच्च स्तरीय योजना, दूसरा मध्य स्तरीय योजना और तीसरा है निम्न स्तरीय योजना। और आंतरिक एवं बाहरी योजनाओं के अंतर्गत शामिल के दूसरा भाग हम इसका विभाजित करते हैं आंतरिक एवं बाहरी योजनाओं के रूप में। और तीसरा हमारा रहता है समय अवधि के आधार पर। समय अवधि के आधार पर इसे भी 3 भाग में बांटा गया है, अल्पकालीन योजना, मध्यकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंध के स्तर के आधार पर।
योजनाओं को जब हम विभाजन करते हैं तो पहला प्रकार क्या है हमारा, प्रबंध के स्तर के आधार पर विभाजन। इसके अंतर्गत 3 भाग है, उच्च स्तरीय योजना, मध्य स्तरीय योजना और निम्न स्तरीय योजना। उच्च स्तरीय योजना क्या होता है, यह उच्च प्रबंधकों द्वारा तैयार की जाती है। ये योजना उपक्रम की सामान्य नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, बाजार आदि के संबंध में होते हैं। उच्च स्तरीय योजना जो होते हैं इसे कौन तैयार करता है, उच्च प्रबंधक द्वारा तैयार किया जाता है। ये योजना उपक्रम की सामान्य नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, बाजार आदि के संबंध में होते हैं, इनके संबंध में कार्य करते हैं। दूसरी योजना है मध्य स्तरीय योजना। यह मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार की जाती है। ये योजना उपक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युक्तियों के रूप में तैयार किए जाते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं उस उपाय के रूप में कार्य करती है मध्य स्तरीय योजना। और तीसरा होता है निम्न स्तरीय योजना। यह योजना पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार की जाती है जो कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से संबंधित होती है। पर्यवेक्षक इस योजना को तैयार करते हैं और वो देखते हैं कि कर्मचारी उस योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा प्रकार इसका विभाजन का है आंतरिक एवं बाहरी योजनाएं। उपक्रम के अंदर की जाने वाली क्रियाओं से संबंधित योजना को हम आंतरिक योजना कहते हैं। मतलब संस्था के अंदर जो कार्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक योजना। जैसे संगठन प्रारूप की योजना, उत्पादन की मात्रा व गुण संबंधी योजना आदि। और उपक्रम के बाहर की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के निष्पादन एवं नियंत्रण हेतु बनाई गई योजना को हम क्या कहते हैं, बाहरी योजना कहते हैं। जैसे क्रय योजना, विक्रय योजना, मतलब किस तरह का हमारा क्रय योजना होगा, विक्रय योजना क्या होगा, ये सब हमारी बाहरी योजनाएं कहलाती हैं। और तीसरा भाग हम देखते हैं समय अवधि के आधार पर। समय अवधि के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है इसे, अल्पकालीन योजना, मध्यकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना। तो नाम से क्लियर होते जाएगा। अल्पकालीन योजना क्या है, छोटी अवधि के लिए बनाई गई योजना को अल्पकालीन योजना कहते हैं। जैसे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, तिमाही, 6 माही अथवा वार्षिक। मतलब 1 साल के अंतर्गत जो जो योजना हम तैयार किए करते हैं वो कौन सी योजना है, अल्पकालीन योजना। और मध्यकालीन योजना 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक के लिए बनाई गई योजना को मध्यकालीन योजना कहते हैं। 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम तक के लिए बनाई गई योजना को हम क्या कहते हैं, मध्यकालीन योजना कहते हैं। और तीसरा प्रकार है हमारा दीर्घकालीन योजना। लंबे समय के लिए बनाई गई योजना को दीर्घकालीन योजना कहते हैं। ये योजना 5 वर्ष से अधिक अवधि की होती है। तीनों आपका क्लियर हो रहा होगा। अल्पकालीन योजना मतलब जो साल भर के अंदर के लिए बनाई जाती है, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, 6 माही, तिमाही, ये सारी योजनाएं कैसी होती है, अल्पकालीन। मध्यकालीन योजना क्या होती है, जो 1 से लेकर 5 वर्ष तक के लिए बनाई जाती है। और दीर्घकालीन योजना वो होती है जो 5 वर्ष से अधिक के लिए बनाई जाती है। योजना शब्द तो क्लियर हो रहा होगा। योजना मतलब क्या होता है, प्लानिंग, है ना। प्लानिंग करना, किसी चीज़ का योजना बनाने को हम क्या बोलते हैं, प्लान करना, प्लानिंग करना। तो ये प्लानिंग किस तरह की होती है, 3 तरह के इसमें बांटा गया है इसको प्रबंध के स्तर पर। इसके अंतर्गत 3 भाग होते हैं, उच्च स्तरीय योजना, मध्य स्तरीय योजना और निम्न स्तरीय योजना। दूसरा भाग इसका होता है आंतरिक एवं बाहरी योजनाएं, इसका कोई प्रकार नहीं है। तीसरा पॉइंट हमारा समय अवधि के आधार पर, इसके अंतर्गत 3 तरह की योजनाएं होती हैं, अल्पकालीन योजना, मध्यकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना। आगे हम देखते हैं स्थायी योजना के अंतर्गत उद्देश्य। स्थायी योजना में हमने देखा था, शुरू में आपको मैं दिखाई थी। स्थायी योजना के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उद्देश्य, व्यूहरचना, नीति, कार्यविधि, पद्धति और नियम। तो हम स्थायी योजना के जो प्रकार हैं इसके अंतर्गत पहला देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है और उद्देश्य क्या है ना। तो पहला है उद्देश्य, से हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए समस्त क्रिया की जाती है। उद्देश्य हमारा कौन सा होता है, अंतिम बिंदु। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका अंतिम बिंदु हमारा रहता है उद्देश्य प्राप्त करना।
जो हमने सोचा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस उद्देश्य को प्राप्त करना हमारा अंतिम बिंदु होता है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए समस्त क्रिया की जाती है। यह एक संस्था द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विशेष टारगेट होता है, जिन्हें इस निश्चित समय अवधि के भीतर प्राप्त करना होता है। संस्था अपना एक टारगेट बनाती है, लक्ष्य बनाती है, उद्देश्य बनाती है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सारी क्रियाएं की जाती हैं। मतलब जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका उद्देश्य क्या है, अच्छे नंबर लाना, और अच्छे नंबर लाने के लिए आप जो जो कार्य करते हो सब क्या है, आपका उद्देश्य को प्राप्त करने वाली क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये उद्देश्य प्राप्ति का एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय के भीतर ही उस सारे कार्य को करके अपना उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। उद्देश्य की विशेषताएं होती हैं। पहला, पूर्व निर्धारित एवं लिखित होनी चाहिए। समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। उद्देश्य मापन योग्य होना चाहिए। मापन योग्य होना चाहिए मतलब जो आपने उद्देश्य बनाया है तो उसे आप माप सकते हैं कि उस उद्देश्य को आप कितना कर पा रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं, थोड़ा कर पा रहे हैं, तो उसका एक मापन होता है। जैसे अगर आप अपना एग्ज़ाम के हिसाब से सोचते हैं तो आप एक मापन कर लेते हैं कि हाँ मेरे इतने चैप्टर की तैयारी अच्छी हो गई है। अगर 10 चैप्टर है तो आप मापन कर लेते हैं, माप लेते हैं कि 2 चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से तैयार है, 4 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार है, 1 चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, मापन योग्य है। वैसे उद्देश्य भी कैसे होते हैं, मापने योग्य होते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो कितना पूरा हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसे हम माप सकते हैं। चौथा पॉइंट है, उद्देश्य वास्तविक या प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। जब हम उद्देश्य तैयार करते हैं तो कैसे होना चाहिए, वो वास्तविक होना चाहिए और प्राप्त करने योग्य हो। ऐसा नहीं कि हमने उद्देश्य बना लिया 1 लाख रुपए से हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सीधा सीधा 10 करोड़ का इनकम हमें 1 साल में मिल जाएगा, थोड़ा सा इम्पॉसिबल है सब चीज़, है ना। या फिर एकदम उद्देश्य हम बना लिए कि हम इम्पॉसिबल काम करके, जिसको अतिशयोक्ति अलंकार वाली बात बोलते हैं, तो वैसा अगर उद्देश्य आप बनाते हैं तो ये हो सकता है वो हास्यास्पद भी हो जाए। तो उस उद्देश्य कैसा होना चाहिए, वास्तविक या प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। जो हम जानते हैं कितना हम कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वैसा उद्देश्य हमको बनाना चाहिए। फिर उद्देश्य कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आप क्या उद्देश्य बना रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। लास्ट पॉइंट, परिणाम से संबंधित होना चाहिए, न कि उन्हें प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं से। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उद्देश्य की विशेषता किससे संबंधित होनी चाहिए, परिणाम से, उसके संबंध में की जाने वाली क्रियाओं से नहीं। मतलब आपने उद्देश्य जो बनाया है उससे संबंधित आप जो जो कार्य कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है ना। लेकिन फाइनली क्या है, आपका परिणाम क्या होता है, आप उस उद्देश्य को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही व्यवसाय के लिए भी, हम व्यवसाय पढ़ रहे हैं तो व्यवसाय के हिसाब से देख सकते हैं कि हमारा व्यवसाय का उद्देश्य पूर्व निर्धारित एवं लिखित होना चाहिए। हमें जो टारगेट बना लेते हैं कि हम इतना, जो भी हमारा लक्ष्य है वहाँ पर हम कितना तक सफल हो पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए, आप एग्जाम्पल तौर पर मैं ये बता रही हूँ, हमने 10 लाख से बिजनेस शुरू किया तो हम एक तो लक्ष्य बना लेते हैं, उद्देश्य बना लेते हैं कि हमारा 20 लाख तक का इनकम होना चाहिए, है ना। फिर समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। हम ये देख लेते हैं कम से कम साल भर में, 2 साल में हमारी पूंजी डबल हो जानी चाहिए। हमारा उद्देश्य मापन योग्य होना चाहिए, हम उसका आकलन कर सकते हैं कि हम कितना सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। उद्देश्य वास्तविक या प्राप्त करने योग्य हो। जब हम उद्देश्य बना रहे हैं तो ऐसे उद्देश्य होना चाहिए जो कि वो वास्तविक हो, मतलब वास्तव में उतना कर पाना पॉसिबल हो, है ना। इम्पॉसिबल उद्देश्य बनाना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होगा। स्पष्ट होना चाहिए, हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना है हमको। और सबसे लास्ट पॉइंट, जो हमारा उद्देश्य है उसमें हम देखते हैं कि परिणाम क्या हुआ, फाइनली हमने अपने उद्देश्य पूरा किया या नहीं किया। हम ये नहीं देखते हैं कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने क्या क्या कार्य किया। कार्य तो आपको करना ही है, लेकिन फाइनली क्या है, आपने उस परिणाम तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो देखना अनिवार्य है। फिर आगे हम देखते हैं व्यूह रचना या मोर्चाबंदी या रणनीति, इसे हम स्ट्रेटजी भी कहते हैं। व्यूह रचना शब्द आप सुन चुके होंगे, जब आप महाभारत देखे होंगे तो उसमें अभिमन्यु व्यूह रचना में फंस गया था ना, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया वाला। तो वो व्यूह रचना मतलब एक स्ट्रेटजी तैयार करना कि हमें कार्य को कैसे करना है, रणनीति हमारी क्या होगी, इससे हम बोलते हैं व्यूह रचना। ये शब्द व्यूह रचना युद्ध में लागू होता है।
मोर्चाबंदी भी एक रणनीति वाला बात है। सब हमारे लाइफ में बराबर आते रहता है कि हमने किस तरह की रणनीति बनाई है, किस तरह से हमें कार्य करना है। आइए देखते हैं रणनीति क्या होता है। मोर्चाबंदी का अर्थ होता है व्यापक योजना जो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। व्यापक योजना मतलब एक बड़ी योजना जो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। इस बात को ध्यान रखना होगा, व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। मोर्चाबंदी की आवश्यकता संस्था के अंदर तथा बाहर दोनों जगह होती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। क्या संगठन वर्तमान व्यवस्था को ही चालू रखेगा या क्या वर्तमान व्यवसाय के साथ में नई क्रियाओं को जोड़ा जाएगा। अब इसे आप दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। अभी जैसे हमारा स्कूल नहीं लग रहा है, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो इस हिसाब से हम लोग ये देख सकते हैं मोर्चाबंदी है ना, कि क्या हमारा इसी तरह का व्यवस्था चलते रहेगा, ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे या फिर कुछ और हमको करना होगा, कुछ और क्रियाओं को इसमें जोड़ा जाएगा। तो इससे क्लियर होता है कि व्यूह रचना क्या है, एक बड़ा योजना है, व्यापक योजना है जो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखना अनिवार्य है। जब आप आंसर लिखेंगे इसका तो ये शब्द आपका आना चाहिए कि व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आपका आंसर क्लियर नहीं हो पाएगा। कभी कभी आपको लगता है ना हमने तो पूरा लिखा लेकिन हमको 1.5 नंबर क्यों मिला 2 में, तो इसी वजह से, क्योंकि कुछ खास बातें जो होती हैं जिसका आपको इंक्लूड करना ज़रूरी होता है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आपका नंबर कट सकता है ना। तो इस प्रश्न में हमको इस बात का ध्यान रखना है व्यावसायिक वातावरण, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, उसमें जब इस बात पे आते हैं मोर्चाबंदी पे, तो हमको देखना होता है कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उस समय हमारे आसपास का वातावरण किस तरह का है। उस वातावरण को ध्यान में रखकर हम प्लानिंग करते हैं। व्यूह रचना की विशेषताएं होती हैं। इसे उच्च प्रबंधन द्वारा बनाया जाता है। इसे आंतरिक एवं बाह्य वातावरण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यह कार्य करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है और मोर्चाबंदी एक व्यापक योजना है। व्यूह रचना का जो निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, उच्च प्रबंधन द्वारा, क्योंकि वो प्लानिंग ज़्यादा बड़े रूप में करते हैं, बड़े स्तर पर करते हैं, तो ये काम उच्च प्रबंधक द्वारा किया जाता है। और करते समय आंतरिक एवं बाह्य वातावरण दोनों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। यह कार्य करने के दिशा निर्देश प्रदान करती है, मतलब ये बताती है कि आगे हमें कार्य किस तरह से करना है। और मोर्चाबंदी एक व्यापक योजना होता है। अब हम देखते हैं नीतियाँ। नीतियाँ क्या है? नीतियों को हम बोलते हैं पॉलिसी। जो हम नीति बनाते बोलते हैं ना, हमारी नीति इस तरह की है, हम इस तरह का सोच रहे। ये सारे शब्द लगभग जो है ना, मोर्चाबंदी, उद्देश्य, नीतियाँ, लगभग सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ छोटी मोटी अंतर दिखाई देती है। तो अंतर क्लियर करने के लिए भी परीक्षा में आता है कि इसमें उद्देश्य और मोर्चाबंदी में क्या अंतर है, नीति और मोर्चाबंदी में क्या अंतर, इस तरह के थोड़ा थोड़ा सा सब में अंतर भी परीक्षा में आता है। तो नीतियाँ क्या होती हैं? नीतियाँ मोर्चाबंदी का अर्थ होता है व्यापक योजना जो संगठन के, सॉरी रिपीट हो गया है, नीतियाँ मैं इसे बोल के बता देती हूँ, एक स्लाइड हमारा मिस कर रहा है यहाँ पे। नीति निरंतर चलने वाला ऐसा निर्णय है जो बारंबार उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का उत्तर देती है। नीति एक ऐसी योजना होती है, मतलब इस तरह का निर्णय होता है जो बारंबार उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का उत्तर देता है। व्यावसायिक नीतियाँ उपक्रम के लक्ष्य प्राप्ति का मार्गदर्शन का कार्य करती है। नीतियाँ संगठन के सभी स्तरों तथा विभागों के लिए बनाई जाती हैं। नीतियाँ जो होती है सभी स्तर तथा विभागों के लिए बनाई जाती हैं और ये बार बार उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के उत्तर देते हैं। किस तरह के प्रश्न संस्था में उत्पन्न होते हैं, उन संस्था के प्रश्नों को उत्तर देने का काम नीति द्वारा किया जाता है। नीतियों की विशेषताएं होती हैं।
नीतियाँ सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए जिन्हें संगठन में प्रत्येक व्यक्ति समझ सके। नीतियाँ इस तरह की होनी चाहिए कि उसे समझना आसान हो। नीतियाँ सतत व निरंतर चलने वाली निर्णय निर्देश हैं। जो नीतियाँ होती है वो लगातार चलती हैं और निर्णय निर्देश देने का कार्य करती है। नीतियाँ उद्देश्यों पर आधारित होती हैं। नीतियाँ उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्गदर्शन करती हैं। साथ ही नीतियाँ प्रायः लिखित रूप में बनाई जाती है। किस तरह की हमारी नीति है इसे प्रायः किस रूप में बनाया जाता है? लिखित रूप में बनाया जाता है। इसके कुछ लाभ भी होते हैं। नीतियों के लाभ होते हैं, पहला है नीतियाँ अधिकारी को निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। नीति के अनुसार अधिकारी जो होते हैं किसी प्रकार के निर्णय लेने में उन्हें सहायता पहुंचती है। नीतियों से निर्णय की सीमा स्पष्ट हो जाती है। हमने जो निर्णय लिया है उसकी सीमा रेखा स्पष्ट हो जाती है कि हमें किस तरह से कार्य करना है। कार्य में एकरूपता आती है। अधिकार सौंपना सरल हो जाता है। अगर हम अपना अधिकार का हस्तांतरण कर रहे हैं तो वो सौंपना सरल हो जाता है। नीतियाँ पूर्व निर्धारित होने के कारण इन पर तुरंत अमल किया जा सकता है, जिससे समय और श्रम में बचत होती है। नीतियाँ क्योंकि पूर्व निर्धारित होती है इसलिए इन पर हम तुरंत अमल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संस्था का अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरा अधिकारी आया तो उसे सारी नीतियाँ पहले से लिखा हुआ रहता है ना, पहले से ही वो निर्धारित रहता है तो उसे उस नीति पर कार्य करना उसके लिए आसान होता है। उससे उसका समय भी बचता है और मेहनत की भी बचत होती है। आगे हम देखते हैं कार्यविधियाँ। कार्यविधियों को बोला जाता है प्रोसेस। कार्यविधियाँ वे योजनाएं होती हैं जो प्रभावी ढंग से किसी कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निश्चित करती हैं। प्रायः कार्यविधि को बार बार होने वाली क्रियाओं के लिए बनाया जाता है। कार्यविधि मतलब कार्य करने का ढंग, जो कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उनका क्रम निश्चित करती है कि किसके बाद क्या कार्य करना है ना, एक के बाद एक जो कार्य करना होता है उसे निश्चित करने का कार्य कार्यविधि द्वारा तय होता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जैसे देनदारों को से रुपया वसूल करने का क्रम निश्चित किया जा सकता है। पहले के कोर्स में था आपका तकादे का पत्र है ना, तो देनदारों से किस तरह से रुपया वसूल करना पड़ता है तो उसका क्रम रहता है। पहला क्रम क्या होता है? तकादे का पत्र में हम पढ़ाते थे पहले 4 तरह के तकादे पत्र होते थे। पहले में सिर्फ सिंपल पत्र लिखा जाता था। सेकंड में तकादे का दूसरा पत्र जो रहता था उसमें रिक्वेस्ट किया जाता था पैसा वापस कर दो। तीसरे में थोड़ा सा धमकी दिया जाता था कि वापस कर दो, है ना। चौथा में रहता था पूरी धमकी रहती थी उसमें कि पैसा वापस कर दो वरना हम कुछ कार्यवाही कर बैठेंगे, है ना। तो वही देनदारों से रुपया वसूल करने का क्रम किस तरह से निश्चित किया जाता है? सबसे पहले पत्र लिखा जाता है, सेकंड में फ़ोन किया जाता है, तीसरे बार में जाकर मिला जाता है और उसके बाद भी जब हमारा रुपया वापस नहीं आता तो हम वैधानिक कार्यवाही करने की उससे चेतावनी दे के आ जाते हैं। तो कार्यविधि क्या है? कार्य करने की योजना जो क्रम को निश्चित करती है कि इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ठीक इसी से मिलता जुलता वर्ड है पद्धतियाँ या विधियाँ। पद्धतियाँ या विधियाँ क्या होती हैं? पद्धति का संबंध सभी क्रियाओं से न होकर किसी एक क्रिया से होता है। एक कार्य को करने की अनेक पद्धतियाँ हो सकती हैं। गहन अध्ययन के बाद ऐसी पद्धति का चयन किया जाता है जिससे काम करने वाले व्यक्ति को थकावट कम हो, उत्पादकता में वृद्धि हो तथा लागतें कम आए। इस प्रकार चुनी गई पद्धति को ही दैनिक प्रयोग में लाया जाता है और इसे आदर्श पद्धति कहते हैं। तो ये बात क्लियर है आपके सामने, पद्धति क्या होती है? पद्धति का संबंध बहुत सारी क्रियाओं से न होकर किसी एक क्रिया से होता है, किसी एक काम को करने की पद्धति से होता है। एक कार्य को करने के लिए अनेक पद्धतियाँ, किसी कार्य को करने के लिए अलग अलग पद्धति हो सकती है, मेथड हो सकती है। लेकिन जब हम कार्य करने जाते हैं तो बहुत सारे मेथड में से, बहुत सारी कार्य पद्धतियों में से किसी एक का चयन करते हैं जिसको करने में हमको थकावट कम होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है और लागत कम आती है। इस प्रकार के मेथड को हम चुनते हैं कार्य करने के लिए और इस प्रकार चुनी गई पद्धति को हम दैनिक जीवन में ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। जो पैनिक लिखा हुआ है उसे आप दैनिक पढ़ेंगे, दैनिक प्रयोग में ज़्यादा लाया जाता है और इस पद्धति को हम आदर्श पद्धति कहते हैं। आपका प्रश्न इस तरह से आ सकता है, आदर्श पद्धति किसे कहते हैं? तो आदर्श पद्धति यही है जब बहुत सारी क्रियाओं
में से किसी एक क्रिया को करना होता है और उस एक क्रिया के लिए अनेक पद्धतियाँ होती हैं, उन पद्धतियों में से हम किसी एक पद्धति का चयन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस पद्धति को चयन करने से हमें थकावट कम होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, लागत कम आती है। इस प्रकार की पद्धति को हम चुनते हैं और यही आदर्श पद्धति कहलाती है। काम करने का आपके पास भी बहुत सारा तरीका होता होगा, लेकिन उस पर तरीके में से आप किसी एक तरीका को चूज़ करते हो, इसमें आपको आसानी होता होगा ना। ये तय पद्धति है, विधि, इसे मेथड कहते हैं। मेथड के अंतर्गत जो पद्धतियाँ होती हैं, इसके अंतर्गत भी हम ऐसा देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कार्य होते हैं, उसमें हम सरल कार्य को कैसे चुनते हैं, है ना। स्कूल आने का आपको बहुत सारा जो तरीका रहता होगा, उसमें से आप देखते हो कौन से तरीके से आप जल्दी स्कूल पहुंच सकते हैं, उस तरीके को आप अपनाते हैं, वो भी आपकी क्या है, पद्धति है, मेथड है। अब हम देखते हैं नियम क्या होता है। पद्धति, नियम, सारे वर्ड्स आपको मिलते जुलते ही दिखेंगे। तो नियम क्या होता है? नियम यह बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। नियमों को दृढ़ता से पालन करना पड़ता है। नियम का सीधा संबंध अनुशासन और निर्णय से है। नियम का पालन न करने पर दंड की व्यवस्था होती है। नियम, रूल्स है ना, नियम से हम चलते हैं, हमें किस तरह से चलना है, कहाँ चलना है। जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ धीरे गाड़ी चलाइए, वहाँ को धीरे चलाना होगा। अगर नियम का हम पालन नहीं करते हैं तो दंड की व्यवस्था होती है। अभी जैसे आप सब जगह जानते होंगे मास्क लगा के चलना है ना। अगर आप मास्क लगा के नहीं जाते हैं तो हो सकता है आपको दंड देना पड़ जाए। कभी पकड़ में नहीं आए तो अलग बात है, लेकिन वास्तव में जो नियम बनाए जाते हैं वो हमारी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर हम नियम का पालन नहीं करते हैं तो हमें दंड भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कारखाने में लिखा हुआ है कि धूम्रपान करना वर्जित है। अब उस स्थान पर अगर आप धूम्रपान करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी, आपको दंड मिल सकता है। मिल सकता है क्या, मिलना भी चाहिए, है ना। जानते ही हो आपको कि धूम्रपान करना वर्जित होता है, नहीं करना चाहिए। शायद आप लोग बहुत सारे लोग धूम्रपान नहीं समझते होंगे। धूम्रपान क्या है? वो सिगरेट पीना, जो स्मोकिंग करना होता है, उसे धूम्रपान कहते हैं। अब हम देखते हैं एक बार उपयोग की योजना। अभी तक हमने जो देखा वो क्या था, स्थायी योजना। स्थायी योजना के अंतर्गत हमने देखा नियम, पद्धति, कार्यविधियाँ, नीतियाँ और इधर व्यूह रचना, और उसके पहले हमने देखा था उद्देश्य। इस तरह से हमने देखा एकल योजना के बारे में, स्थायी योजना के बारे में। अब हम देखते हैं एकल योजना क्या होती है। एकल योजना तो आपको पता है, वे योजनाएं जो एक बार बना दी जाती हैं और जब वो समस्या समाप्त होता है तो उस योजना को भी समाप्त कर दिया जाता है ना। अचानक से बनाया उसका जो ये एकल योजना बहुत ज़्यादा स्थायी रूप से नहीं होती है, इसलिए इसे एकल योजना कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है कार्यक्रम और बजट। कार्यक्रम का अर्थ किसी विशेष जॉब को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एकल उपयोग विस्तृत योजना से है, जो यह निश्चित करती है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा तथा कब करेगा। कार्यक्रम, प्रोग्राम आप जानते हैं, स्कूल का प्रोग्राम हो चाहे घर का प्रोग्राम हो, उसमें एक कार्य को बांट दिया जाता है कि उस कार्य को कौन करेगा, कैसे करेगा, किस तरह से करेगा, डिसाइड कर दिया जाता है। सबका अलग अलग काम बांट दिया जाता है, यही कार्यक्रम कहलाता है ना। कि मान लीजिए स्कूल का प्रोग्राम है तो कौन किस तरह का काम करेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रभारी कौन रहेगा, नाश्ता वगैरह लाने का काम कौन करेगा, सीटिंग व्यवस्था कौन करेगा, मंच डेकोरेशन का काम कौन करेगा, मंच संचालन कौन करेगा। ये सारे कार्यों को जो हम लोग बांट लेते हैं वो कार्यक्रम कहलाता है। कार्यक्रम के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे उत्पादन कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम, प्रबंध विकास कार्यक्रम। तो कार्यक्रम भी कैसा होता है, एकल कार्यक्रम है ना। कार्यक्रम खत्म, मतलब जो हमारी योजना है, जैसे मान लो उत्पादन कार्यक्रम, तो उत्पादन कार्यक्रम से संबंधित कार्य को हम पूरा करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, इस तरह से हम बांट देंगे। कार्य खत्म हो जाएगा, हमारा ये प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा, इसलिए ये एकल योजना के अंतर्गत आता है। मतलब ऐसा नहीं कि स्थायी योजना एक बार बना दिया इस कार्यक्रम को तो हमेशा चलेगा। ये कार्यक्रम समाप्त, हमारी योजना भी समाप्त।
प्रशिक्षण कार्यक्रम, किस तरह का प्रशिक्षण देना है, 5 दिवसीय है, 10 दिवसीय है, प्रशिक्षण कौन देगा, कैसे देगा, कहाँ देगा, सारा चीज़ डिसाइड किया जाता है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम खत्म, हमारी योजना समाप्त। वैसे विक्रय संवर्धन कार्यक्रम, विक्रय बढ़ाने के जो भी कार्यक्रम हम करते हैं, किस तरह से क्या कार्य करना है, उसका भी कार्य खत्म, कार्यक्रम समाप्त। प्रबंध विकास कार्यक्रम भी, जो प्रबंध विकास कार्यक्रम देने वाला कौन होगा, किस तरह से दिया जाएगा, कौन देगा, कब देगा, इन सारे कार्यक्रमों का डिसीजन दिया जाता है, कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम समाप्ति के बाद ये प्रोग्राम समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला, बजट। बजट क्या होता है? बजट वर्ड भी आपका सुना हुआ शब्द है, बहुत बार आपको बजट शब्द से पाला पड़ता होगा। बजट सेशन आ गया है, बजट पारित होने वाला है। तो बजट क्या होता है? बजट एक ऐसी योजना होती है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के लक्ष्य रखे जाते हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय, धन सामग्री और अन्य साधनों के व्यय के अनुमान दिए जाते हैं। जब हम बजट बनाते हैं तो इसका संबंध सीधा किससे रहता है? नियोजन से होता है। बजट की सहायता से विभिन्न विभागों के लक्ष्यों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। बजट एक ऐसी योजना होती है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के लक्ष्य रखे जाते हैं। अलग अलग योजना बनाया जाता है बजट क्षेत्र में, किस क्षेत्र में किस तरह की प्रगति करनी है। तो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, सड़क योजना से संबंधित है, रेल विभाग से संबंधित है। एक लक्ष्य रखा जाता है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय, धन सामग्री और अन्य साधनों के व्यय के अनुमान दिए जाते हैं कि उस क्षेत्र में अगर प्रगति करना है तो उससे संबंधित कितना समय लगेगा, कितने धन की आवश्यकता होगी और क्या क्या खर्च आ सकते हैं। आपने बराबर सुनते होंगे या पेपर वेपर पढ़ते होगे, देखते होंगे, इस क्षेत्र में ITI कॉलेज के लिए इतना करोड़ रुपए दिया गया, यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए इस तरह का बजट बनाया गया, इतना पैसा पारित किया गया। ये सब बजट के अंतर्गत आता है। मतलब एक कार्य को पूरा करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, कृषि विद्यालय बनाया जा रहा है, तो उस क्षेत्र के लिए एक योजना तैयार की जाती है और उसके अंतर्गत एक आकलन किया जाता है कि कितना खर्च आ सकता है। उसके हिसाब से सरकार जो है बजट पारित करती है। सरकार है, हमारी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, बजट पारित करती है। खर्च के अनुसार पैसा ये किया जाता है कि कितने करोड़ में कंप्लीट होगा और एक अनुमान लगाया जाता है कि कितने समय में उसे कंप्लीट कर देना है। ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया गया तो 10 साल तक वो बन ही रहा है ना, वैसा नहीं। समय निश्चित कर दिया जाता है कि 2 साल 3 साल के अंतर्गत के अंदर उससे तैयार हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। और ये सारी जो भी हम लोग करते हैं, बजट बनाने की योजना जो बनाते हैं, किससे संबंधित होता है? नियोजन से। जो हम प्लानिंग करते हैं उसके अंतर्गत ही आता है बजट बनाना, कि किस तरह से हमें किस क्षेत्र में कहाँ पर बनाना है, क्यों बनाना है, इस सारी चीज़ को हम प्लानिंग करके बनाते हैं। बजट की सहायता से विभिन्न विभागों के लक्ष्यों में समन्वय स्थापित किया सकता है। बजट बना के जो और विभिन्न विभाग होते हैं उनमें आपस में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। बजट के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे विक्रय बजट। अगर हम विक्रय बजट बना रहे हैं तो उसमें भी टारगेट बनाया जाता है कि कितना तक हमको विक्रय बजट बनाना है। उत्पादन बजट, रोकड़ बजट, आय तथा व्यय बजट आदि, इस तरह के हम बजट तैयार करते हैं और उससे संबंधित खर्च, आय खर्च जो होते हैं उस सबका हम आकलन करते हैं, उतना पैसा इसमें लगाते हैं। बजट की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला है, बजट योजनाओं का भाग होता है। जो मुख्य योजनाएं चलती हैं हमारी, उन्हीं योजनाओं का एक भाग होता है बजट। मुख्य योजना मतलब स्थायी योजनाओं। बजट का नियंत्रण का भी महत्वपूर्ण साधन है। बजट नियंत्रण का भी महत्वपूर्ण साधन, का को हटा देंगे, बजट नियंत्रण का भी महत्वपूर्ण साधन है। किस तरह से साधन? हमने जो बजट बनाए रहते हैं, जैसे घर का भी एक बजट होता है। घर में अगर पापा को, मम्मी को, दोनों का इनकम मिला के या एक का इनकम मान लीजिए 30,000 रुपये है, तो हम 30,000 रुपये के हिसाब से अपने घर का बजट तैयार करते हैं कि कितने पैसे राशन में जाएंगे, कितने पैसे ट्यूशन फीस में जाएंगे, किस तरह से हम मतलब और कार्य करेंगे। और उसके बाद हमें बचत भी करना है ना, पैसे कुछ बचा के भी चलना है। तो सारे चीज़ भी बजट के अंतर्गत आते हैं। बजट सीखने का सबसे अच्छा तरीका घर का ही है ना। घर देख के हम अपने घर का बजट
देख के हम समझ सकते हैं कि बजट किस तरह से बनाया जाता है एक छोटे पैमाने पे। ठीक वैसे ही बड़े पैमाने पे राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर बनाया जाता है और उसी तरह से व्यवसाय में भी बनाया जाता है। तो बजट नियंत्रण का भी महत्वपूर्ण साधन है। अगर हमको लगता है कि हम अपने खर्च को बढ़ा दिए हैं, हमारा खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो हम बजट द्वारा इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है बजट नियंत्रण का भी महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि जब हम 1 साल का बजट बनाते हैं तो उसका हम आकलन दूसरे साल करते हैं, तो हमको पता चलता है कि कहाँ पे हमने खर्च ज़्यादा किया, कहाँ हमने मतलब बेमतलब का खर्च कर दिया, वहाँ नहीं करना था वहाँ हमने कर दिया। तो अब नेक्स्ट ईयर उन सारी चीज़ों में बचत करते हैं, उसमें चेंजिंग लाते हैं। इसलिए बोला जाता है बजट नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। बजट द्वारा निकट भविष्य में होने वाले व्ययों को अंकों में व्यक्त किया जाता है। अंकों में व्यक्त किया जाता है मतलब हमें जो बजट बनाते हैं उसमें एक अंक निर्धारित करते हैं कि कितने खर्च आएंगे। 2 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, 2,000 आएगा, 10,000 आएगा। इसका हम अंकों द्वारा व्यक्त करते हैं। इसलिए कहते हैं कि बजट द्वारा निकट भविष्य में होने वाले व्ययों को, खर्चों को अंकों में व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने बताया, मान लो कृषि विद्यालय खुल रहा है तो उसमें कितना खर्च आएगा, इसे हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, अंकों में कर सकते हैं कि कितने खर्च आ गए, उसको बनाने में, तैयार करने में कितना खर्च आएगा। बजट के द्वारा पूर्व निर्धारित व्ययों की तुलना वास्तविक व्ययों से की जाती है। पूर्व निर्धारित व्ययों की तुलना मतलब जब हम बजट बनाते रहते हैं तो हमारा पूर्व निर्धारित व्यय रहता है कि हमने अंदाज लगाया कि कितना खर्च आना चाहिए, 10 लाख खर्च आना चाहिए। लेकिन जब उसको बनाते हैं, प्लानिंग पूरा करते करते हमें पता चलता है कि 10 लाख रुपए कम था इसे बनाने में, इसमें 15 लाख रुपया लग गया। तो वास्तविक व्यय की तुलना की जाती है। हम भी ऐसा सोचते हैं कि कोई कार्य करने के पहले कितने रुपए में हो जाएगा, कम में भी हो जाएगा। लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं, मार्केटिंग करने जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वो पैसा कम पड़ गया। तो हम नेक्स्ट टाइम से सोच के जाते हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा पैसा लेके जाना पड़ेगा। बजट में भी वही होता है। जब एक बार ऐसा लगता है कि नहीं पैसा कम पड़ गया तो नेक्स्ट टाइम जब उस टाइप का बजट बनेगा तो उसके लिए थोड़ा सा अधिक पैसा रखा जाएगा। बजट बनाने का उद्देश्य विभिन्न व्ययों को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करना है। बजट बनाने का उद्देश्य जो विभिन्न खर्च होते हैं उनको व्यवस्थित करना और नियंत्रित करना होता है। मैंने पहले भी बताया, बजट बनाने से पता चल जाता है कि हमने कहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर दिया जहाँ पे नहीं करना चाहिए था। घर के बजट में भी आप देखते हैं कभी कभी हम लोग अनावश्यक खर्च करते हैं तो उसे अगले महीने में उसे मम्मी पापा लोग बोलते हैं ना, एक फालतू का खर्चा हो गया, इसे कंट्रोल करना होगा। तो वैसे सरकार भी कंट्रोल करती है, वैसे व्यवसाय में भी कंट्रोल किया जाता है। व्यवसाय में भी जब बजट बनाया जाता है संस्था उपक्रम में, तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जो अनावश्यक व्यय हैं उन्हें नियंत्रित किया जाए और जो वास्तव में ज़रूरी चीज़ हैं जहाँ पे खर्च होना चाहिए वहाँ पे खर्च किया जाए और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं स्थायी योजना देखा हमने। स्थायी योजना के अंतर्गत देखा हमने उद्देश्य, कार्यविधियाँ, व्यूहरचना वगैरह, मोर्चाबंदी। और जो एकल योजना है उसके अंतर्गत हमने देखा कार्यक्रम और बजट। अब हम लास्ट में देखते हैं इस चैप्टर का अंतिम भाग, एक श्रेष्ठ नियोजन के आवश्यक लक्षण क्या क्या हैं। एक अच्छे नियोजन में क्या क्या आवश्यक लक्षण होने चाहिए। बहुत आसान सा है, आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। श्रेष्ठ नियोजन के बारे में बताने से पहले मैं आपको हेनरी फ्योल के बारे में बताऊंगी। हेनरी फ्योल ने कहा है, एक प्रभावी नियोजन उसे माना जा सकता है जिसमें निरंतरता, एकता, लोच एवं परिशुद्धता हो। मतलब जो योजना है वो निरंतर चलने वाली और योजनाओं में एकता हो, एकरूपता होनी चाहिए। लोच हो मतलब आवश्यकता अनुसार उसमें चेंजिंग किया जा सके और परिशुद्धता हो मतलब हमारा जो योजना है वो शुद्ध हो। इस तरह से जब हम अगर कोई योजना बनाते हैं तो वो निश्चित रूप से सफल साबित होती है। हम देखते हैं श्रेष्ठ नियोजन के आवश्यक लक्षण कौन कौन से हैं। इसमें आप 10-11 पॉइंट मैंने दिया है, आपको 7-8 पॉइंट कर लेना है। परीक्षा में जहाँ 6 पॉइंट का आता है ना, कितने जब आप परीक्षा में प्रश्न आएगा श्रेष्ठ नियोजन के आवश्यक लक्षण, अगर आपको पूरा 11 पॉइंट याद है तो पूरा 11 पॉइंट को लिख लीजिए और जब उसका हम विस्तृत करते हैं तो उसमें कम से कम 6 पॉइंट आपको करना होगा। पहला पॉइंट है सरलता।
नियोजन इतना सरल एवं बोधगम्य होना चाहिए कि संस्था का प्रत्येक कर्मचारी उसे आसानी से समझकर क्रियान्वित कर सके। मतलब जो हमारी योजना है वो इतना योजना को सभी को बताया जाता है, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको पता होता है कि हमारी योजना क्या है, हमारी संस्था की योजना क्या है, सभी को पता होता है। तो ये योजना इतना सरल और बोधगम्य मतलब इतना आसानी से समझने लायक होना चाहिए कि सभी कर्मचारी को यह आसानी से समझ में आ जाए, ताकि वो उसे कार्यान्वित कर सके, कार्य करने में उन्हें परेशानी न हो। दूसरा है उद्देश्यपूर्ण। एक प्रभावी नियोजन के लिए स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए तथा वह उन पर आधारित भी होना चाहिए। अगर आपने योजना तैयार की है, एक श्रेष्ठ नियोजन की योजना है ये, तो उसका उद्देश्य जो हो स्पष्ट होना चाहिए तथा उन पर आधारित भी होना चाहिए। मतलब जो उद्देश्य बनाया है उसी उद्देश्य पर आधारित हमारी योजना होनी चाहिए। मितव्ययी। एक श्रेष्ठ नियोजन में मितव्ययिता का गुण होना चाहिए और वह उपक्रम के अनुकूल होना चाहिए। मितव्ययिता मतलब कम खर्चीला होना चाहिए, और कम खर्चीला होना चाहिए और साथ ही हमारी संस्था के अनुकूल होना चाहिए। संस्था के लिए वो कैसा होना चाहिए, अनुकूल मतलब उसके हित में होना चाहिए। लोचपूर्ण। लोचपूर्ण शब्द भी जानते हैं आप कि अगर आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करना संभव हो तो वैसा स्थिति को हम लोग लोचपूर्ण कहते हैं। नियोजन लोचपूर्ण होना चाहिए ताकि उसे प्रत्येक परिवर्तित परिस्थिति में लागू किया जा सके। कहीं मान लीजिए हमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ जाए तो हम आसानी से अपनी योजनाओं को चेंज कर सकें, ऐसा होना चाहिए। व्यवहारिकता। नियोजन उपयुक्त, यथोचित एवं व्यवहारिक होना चाहिए ताकि उसे सरलता से क्रियान्वित किया जा सके। संतुलित होना चाहिए। एक श्रेष्ठ नियोजन सदैव संतुलित होना चाहिए। संतुलित होने पर उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। संतुलित होना चाहिए मतलब बैलेंस होना चाहिए, एक समान होना चाहिए ताकि उसे कहीं भी लागू किया जा सके। बाजार प्रवृत्ति। नियोजन करते समय बाजार की स्थिति, प्रतिस्पर्धा की रीति नीति आदि बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम योजना बना रहे हैं उस समय इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बाजार की स्थिति कैसी है, प्रतिस्पर्धा किस तरह की है, प्रतिस्पर्धा की रीति नीति किस तरह की, किस तरह का प्रतिस्पर्धा हमारे बीच चल रहा है, आदि बातों को ध्यान में रखकर ही योजना तैयार करना चाहिए। सहभागिता। नियोजन में उपक्रम के सभी कर्मचारियों तथा सहयोगियों का सहयोग लिया जाना चाहिए। सहयोग लेकर अगर कार्य करेंगे आप तो आपका योजना जो है वो बहुत अच्छे से सफल हो सकेगा, जिससे न केवल योजनाओं के निर्माण अपितु उनके क्रियान्वयन में भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके। अगर सबकी सहभागिता रहेगी तो सभी आपकी योजना को पूर्ण करने में मदद करेंगे। इसलिए उनकी सहभागिता के साथ संस्था के जो भी कर्मचारी हैं उन सभी की सहभागिता के साथ योजना तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्यापक अथवा विस्तृत। नियोजन व्यापक अथवा विस्तृत होना चाहिए ताकि उसे समझने एवं क्रियान्वित करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। जो आपकी योजना है वो व्यापक होना चाहिए, समझ में आने लायक होना चाहिए ताकि उसको कार्य करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। फिर देखते हैं हम भविष्यता। 10वां पॉइंट हमारा भविष्यता। योजना हम किसके लिए बनाते हैं, भविष्य के लिए बनाते हैं। वर्तमान में रहकर भविष्य के लिए योजना बनाना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन को अंतिम स्वरूप देते समय भावी परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। भविष्य में क्या होगा उन बातों का ध्यान, हम तो भविष्य नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक अनुमान लगाते हुए भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें योजना तैयार करना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, अन्य लक्षण। अन्य लक्षण के अंतर्गत देखते हैं, नियोजन का उत्तरदायित्व तो योग्य व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है, योजना बनाने का कार्य किसे सौंपना चाहिए, योग्य व्यक्तियों को, जो वास्तव में जिसकी योजना प्रणाली काफ़ी अच्छी हो, ऐसे व्यक्ति को योजना विभाग देना चाहिए। नियोजन के लाभों की जानकारी सभी संबंधित व्यक्तियों को होना चाहिए। हमारी योजना बनी है उसका क्या लाभ होगा, इसका जानकारी सभी जितने भी कर्मचारी हैं सभी को पता होना चाहिए ताकि वो अपने से क्या बोलना चाहिए, अभिप्रेरित होकर कार्य करने के लिए तैयार हो जाएं। नियोजन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों पर भी ध्यान रखना चाहिए।
नियोजन व्यापक होना चाहिए और साथ ही नियोजन में एकता एवं भविष्यता का गुण अवश्य होना चाहिए। जो हम योजना बनाए हैं उसमें एकता मतलब सभी में एकरूपता होना और भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं श्रेष्ठ नियोजन के जो आवश्यक लक्षण हैं। हमने नियोजन पढ़ा। नियोजन के आवश्यक लक्षण के अंतर्गत कौन कौन सा पॉइंट है? सरलता, उद्देश्यपूर्ण, मितव्ययी, लोचपूर्ण, व्यवहारिकता, संतुलित, बाजार प्रवृत्ति, सहभागिता, व्यापकता अथवा विस्तृत, जिसे बड़ा होना कहते हैं, भविष्यता और इसके साथ में अन्य लक्षण। अन्य लक्षण में 3-4 पॉइंट हमने देखा। इसमें सबसे मेन पॉइंट जो है वो है नियोजन का उत्तरदायित्व योग्य व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। मेरे ख्याल से चैप्टर काफ़ी सरल है और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू।